नमस्कार श्रोताओं, आज 1 दिसंबर है और आज के दिन हम मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। और इस विशेष दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य है HIV और एड्स से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करना, सही जानकारी को हर व्यक्ति तक पहुंचाना और समाज में जागरूकता का संदेश फैलाना, जिससे हम इस बीमारी से लड़ सकें। कई बार जानकारी की कमी, सामाजिक संकोच और भ्रांतियों के कारण न ही समय पर जांच करा पाते हैं लोग और न ही इसका इलाज सभी लोगों तक पहुंच पाता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम बातचीत करेंगे इस भेंटवार्ता के माध्यम से, और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता। तो आइए जानते हैं वास्तव में HIV और एड्स क्या है और इससे कैसे बचाव संभव है, किन किन मिथकों से हमें बचना चाहिए, क्या कुछ किया जा सकता है इसे रोकने के लिए। डॉक्टर साहब, आज आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी, शुरू से शुरू करते हैं सर। सबसे पहला तो हम यही जानना चाहेंगे कि 2 शब्द सुनाई देते हैं, HIV और एड्स। तो ये क्या है, इनमें क्या अंतर है, इसे हम कैसे समझें? जी, सामान्य रूप से यदि हम HIV की बात करते हैं तो HIV का फुल फॉर्म जो यदि अपन बोले तो इम्यून डिफिशिएंसी वायरस का एक तरीके से जो रहता है वो इन्फेक्शन होता है। ये वायरस का इन्फेक्शन, जैसा सभी कोई प्राय समझते हैं कि जो वायरस होता है, सर्दी खांसी, मौसम चेंज हुआ और इस प्रकार का वायरस का इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। जी। तो परंतु ये जो HIV का संक्रमण है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति हवा के माध्यम से नहीं फैलता है, बल्कि यदि HIV संक्रमित यदि कोई व्यक्ति है तो उसका ब्लड या ब्लड के जो अवयव रहते हैं, जैसे सीरम है, थूक है, इसके माध्यम से वह एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। तो HIV एक तरीके से वायरल का संक्रमण है। जी। और यदि किसी में यदि इस प्रकार से HIV का संक्रमण हो गया तो ये मान सकते हैं कि वह व्यक्ति HIV संक्रमित कहलाता है। जी। अभी जो नया जो डेफिनेशन जो आया हुआ है उसके तहत यदि किसी के शरीर में HIV के कीटाणु है या वायरस है तो वैसी स्थिति में उसको HIV का पेशेंट भी अब नहीं कहते हैं, बल्कि ये बोला जाता है कि पेशेंट जो है वो HIV के साथ में है। इसको अंग्रेजी में या शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं PLHIV, मतलब पीपल लिव विथ HIV। अर्थात कहने का मतलब ये है कि HIV एक सामान्य वायरल का संक्रमण है जो कि संक्रमित व्यक्ति को किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के कार्य क्षमता में बिना प्रभावित किए सामान्य रूप से शरीर में रह सकता है। परंतु जब ये रहता है तो उस स्थिति में धीरे धीरे ये शरीर को की इम्यूनिटी की जो क्षमता होती है या रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको धीरे धीरे कम करता रहता है। और जब ये क्षमता को कम कर देता है तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तब ये HIV संक्रमित व्यक्ति का जो शरीर है रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी में विभिन्न रोगों से जब ग्रसित हो जाता है तब जाकर के इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अर्थात ऐसे बीमारी का समूह जो कि प्रायः HIV संक्रमित व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने के कारण से आ रही है, तब इसको एड्स बोलते हैं। तो एड्स जो है वो HIV संक्रमण के बाद में मरीज के शरीर में इम्यून डेफिशिएंसी के उपरांत बहुत प्रकार की बीमारियां होने का नाम होता है, एड्स होता है। और HIV से ही शुरुआत होती है और वो आगे चल करके एड्स में परिवर्तित हो जाता है। जी, कहीं ना कहीं HIV जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट कहा जा सकता है और वो आगे चलकर एड्स में बदल जाता है। एड्स में बदल जाता है। जी। अब इसके संचार को लेके, इसके फैलने को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं और इसके चलते लोगों में कई अंधविश्वास भी हैं। तो मैं आपसे इसी बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरह की भ्रांतियां आप लोगों के सामने आती हैं और सच्चाई क्या है? ये HIV का जो संक्रमण है ये वायरल संक्रमण होता है, परंतु ये ध्यान रखें कि ये जो वायरल का संक्रमण होता है ये हवा से, पानी से नहीं फैलता है। अर्थात यदि HIV संक्रमित व्यक्ति के पास में आप बैठे हुए हैं, उससे हाथ मिला रहे हैं, उसके साथ खाना को शेयर कर रहे हैं या उसके जूठे गिलास में यदि आपने
पानी पी लिया है या उसके झूठे खाने को शेयर किया है या खा लिया है, किसी भी स्थिति में आपको HIV होने का 1% भी चांस नहीं रहेगा। ये एकदम से क्लियर समझना है जी। अब HIV होगा तो कब होगा? HIV उस स्थिति में होगा जब HIV संक्रमित व्यक्ति का खून या खून से संबंधित चीजें, जिसमें से थूक होता है, जिसमें से वो भी कौन से रास्ते में जाएगा? जब HIV गैर संक्रमित व्यक्ति के खून में जब जाएगा, वैसी स्थिति में ही उसको संक्रमण के चांसेस है। जिसमें से सामान्य चीज आप ऐसा समझिए कि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति का ब्लड यदि गैर संक्रमित या बीमार व्यक्ति के शरीर में यदि चढ़ जाए, तो वो ब्लड यदि इसके शरीर में चढ़ जाएगा तो खून के माध्यम से ये उस व्यक्ति को संक्रमित कर लेगा। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि यदि कोई संक्रमित HIV संक्रमित व्यक्ति है, यदि उसको कोई इंजेक्शन लगाया गया है और वही सिरिंज का उपयोग बिना उसको स्टेरलाइज किए यदि दूसरे व्यक्ति में यदि इंजेक्शन लगा दिया जाता है सामान्य व्यक्ति में, तो वो इंजेक्शन के माध्यम से उसके शरीर में ब्लड के माध्यम से ये प्रवेश कर सकता है। तीसरा जो रहता है, सामान्य रूप से अभी देखा जा रहा है कि नया युवा वर्ग में टाटू का प्रचलन है। यदि समझिए कि यदि संक्रमित व्यक्ति के शरीर में टाटू उसने करवाया है और उसके बाद फिर वही टाटू की जो सुई है उसका उपयोग एक सामान्य व्यक्ति में यदि कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के चूंकि वो चुभन से वो संक्रमण ब्लड में आ जाएगा, तो ये HIV का कारण बनेगा। और जो सबसे कॉमनेस्ट जो कारण होता है वो इल्लीगल सेक्सुअल कोर्स के कारण से, यदि कोई HIV संक्रमित व्यक्ति है यदि या महिला है, उसके साथ यदि यौन संपर्क बनाता है बिना किसी प्रकार के बैरियर का उपयोग किए हुए, तो वैसी स्थिति में वो व्यक्ति सेक्सुअल सहयोग से जो है उसमें HIV का संक्रमण हो सकता है। तो यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि केवल और केवल HIV संक्रमण जो है वह केवल दूषित ब्लड से हो सकता है या फिर शरीर के अंदर जो सिक्रीशंस आते हैं, ब्लड के जो सिक्रीशंस बनते हैं, जिसमें वे वेजाइना का सिक्रीशन होता है, जिसमें से गर्भाशय का सिक्रीशन होता है या फिर सीमन का, आदमी के सीमन का सिक्रीशन होता है, यदि वो दूसरी जगह जाता यदि है तो वैसी स्थिति में उसको संक्रमण हो सकता है। यह कतई भी पानी से फैलने वाला बीमारी या हवा से जाने वाला बीमारी नहीं है। जी। इनसे बचाव के लिए यदि हम बात करें तो बेशक आपने जो तरीके बताए जिनसे ये फैल सकता है, अगर हम वो सावधानी रखें, खास करके ब्लड से संबंधित जब भी हम कोई लेन देन करते हैं या कोई क्रिया करते हैं तो उससे अगर हम सावधानी रखें तो बच सकते हैं। आपने एक बात कही गर्भाशय से संबंधित आपने चर्चा किया, तो ये भी देखने को आता है कि कई महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं और कई बार वो HIV से ग्रसित होती हैं, तो जो बच्चा है उनके गर्भ में, क्या वो भी जरूरी है कि HIV से ग्रसित हो या उसे बचाने के लिए भी कुछ उपाय होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं? वो महिला किस तरह की सावधानियां बरते, क्या कुछ करे कि वो बच्चे को बचाया जा सके? क्या ये संभव है उसे बचाना? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया हुआ है और सामान्य रूप से इस तरह के प्रश्न हमारे पास में आए दिन आते रहते हैं। यदि पेरेंट्स को यदि HIV है, सामान्य रूप से यदि पेरेंट्स को HIV का संक्रमण है, निश्चित रूप से बच्चे में इस वायरस का संक्रमण ब्लड के थ्रू, क्योंकि माँ का ब्लड से ही बच्चे का निर्माण होता है, निश्चित रूप से जाता है। परंतु दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि यदि वो HIV इन्फेक्टेड महिला यदि ART या एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी की जो दवाई जो रहती है वो उपयोग कर रही है, तो इसका जो संक्रमण है यदि ये उसके शरीर में काफ़ी कम यदि है, तो वैसी स्थिति में ये संक्रमण ना के बराबर बच्चे में जाता है या फिर मान सकते हैं कि संक्रमित बच्चे को नहीं कर पाता है। अच्छा, बाय द वे, यदि ऐसी माँ या पेरेंट्स से यदि बच्चा पैदा हो रहा है और बच्चे में संक्रमण चला भी जाता है, तो वर्तमान में शासकीय हॉस्पिटल में ऐसे सिरप उपलब्ध है, ऐसा बच्चे लोगों के लिए एंटीवायरस का सिरप उपलब्ध है जिसका 6 महीने तक अपन यदि सेवन करते यदि हैं तो ये बच्चे जो है पूरी तरह से HIV मुक्त हो सकते हैं। सरगुजा में ऐसे 15 बच्चों का केस अभी देखा गया है, जिसमें से
माँ बाप जो थे HIV संक्रमित थे और उनके बच्चे जो थे पूरी तरह से हेल्दी पैदा हुए, और अभी 1 साल के बाद में जब हमने उनका सबका टेस्ट कराया तो भी उनका HIV जो रहा 14 बच्चों का, 15 में से 14 बच्चों का पूरी तरह से जो था वो HIV निगेटिव था, परंतु एक बच्चे का पॉजिटिव था, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे की जो पेरेंट्स थे उन्होंने एंटी रेट्रोवायरस का जो प्रयोग जो करना था वो सही ढंग से किया नहीं था। तो कहीं ना कहीं इस दवाई को लेने में यदि अनियमितता होती है या इसमें लापरवाही बरती जाती है तो फिर HIV का संक्रमण बच्चे में आ सकता है। जी डॉक्टर साहब, अभी तक हमने इस बीमारी के बारे में बात की, इससे संबंधित सावधानियों के बारे में बात की, कैसे फैल सकता है इसके बारे में बात की। इसी बीच आपने इसके इलाज का चर्चा कर दिया, और मैं अब जानना चाहूँगा आपसे कि जो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है HIV से, एड्स से, उसके इलाज की क्या संभावना है आज के चिकित्सा के क्षेत्र में, और विशेष करके हमारे ज़िले में किस तरह की इलाज की व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में बताइए। जी देखिए, मैं एक बात बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहूँगा, जो ये HIV का जो इन्फेक्शन संक्रमण होता है उसे केवल और केवल ART अर्थात एंटी रेट्रोवायरस की थेरेपी से ही नियंत्रित किया जा सकता है। किसी प्रकार की अन्य दवाइयाँ, किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी, किसी प्रकार का और दूसरी जो कल्चर रहता है, कई बार बोलता जाता है कि नहीं प्रार्थना से भी ये बीमारी खत्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी अभी तक के मैंने पीरियड में एक सिंगल केस मैंने नहीं देखा हुआ है। जो भी मरीज का यदि बीमारी से कंट्रोल हो सकता है उसका एक महत्वपूर्ण चीज़ रहता है, वो रहता है ART अर्थात एंटी रेट्रोवायरस की थेरेपी से होता है। इसके अंतर्गत जो ट्रीटमेंट रेजिम चलता है वो 3 दवाइयों का मिश्रण रहता है, जिसको हम लोग TLD करके बोलते हैं। खाना भी बहुत आसान रहता है, एक टैबलेट आपको डेली खाना है, बिना नागे करे हुए खाना है, इसका शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। समय समय पर 6-6 महीना में आपको ये चीज़ जांच कराना है, जो कि जांच की सुविधा सभी हॉस्पिटल में फ्री में रहती है कि ये जो दवाई है आपके जो HIV संक्रमण है इसमें कारगर सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से 100%, एक कम भी नहीं, 100% पेशेंट के शरीर में HIV का संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रित रहता है, अर्थात वह व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में किसी भी प्रकार के कार्य क्षमताओं में कमी नहीं रखता है। तो ये TLD या एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी ART के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित रह सकता है जी। और ये दवाइयाँ प्रेगनेंसी में बच्चे को जब फीड करा रहे हैं उस समय में भी और हर वर्ग के लोगों के लिए जो रहती है पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और शासकीय संस्थानों में पूरी तरह से निःशुल्क मिलता है जी। हमारे ज़िले में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और यदि कोई व्यक्ति ग्रसित है तो वो कहाँ पे संपर्क करे हमारे ज़िले में? जी हाँ, ये हमारे ज़िले में 3000 से कहीं ज़्यादा केस है और 3000 तक का पूरा रजिस्ट्रेशन है जो कि एंटी रेट्रोवायरस की थेरेपी पे चल रहे हैं। और अभी तक जो है जिन लोगों ने इलाज को लेने में या दवाई खाने में लापरवाही बरती नहीं है वो आज तक नॉर्मल है। उनको देख करके, दूसरे व्यक्ति को देख करके कहीं कोई ये चीज़ नहीं बोला जा सकता है कि हाँ इसके शरीर में कुछ अलग तरह से बीमारियाँ हो रही हैं या कोई दूसरी चीज़ें हो रही हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है कि इसकी जो संख्या जो है ये HIV के वायरस का लोड यदि शरीर में यदि बढ़ेगा वैसी स्थिति में ही ये जो रहता है जानलेवा या एड्स के का कारण बनती है, जो कि एक तरीके से जानलेवा रहता है। HIV सामान्य संक्रमण है ऐसा समझना है। कई बार ऐसे भी मरीज आते हैं जिनको ऐसा पता चलता है कि उनको HIV हो गया तो बड़ा डिप्रेशन या अवसाद में जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा HIV सर्दी खांसी से होने वाले वायरस से भी कहीं ज़्यादा सामान्य टाइप का वायरल का इन्फेक्शन है। ये आपके शरीर में थोड़ा सा भी गलत प्रभाव नहीं डालता है, एब्सोल्युटली नॉर्मल व्यक्ति सामान्य रहता है। बस शर्त बस यही रहती है यदि जाने अनजाने में यदि HIV से किसी का कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है तो बस उसको नियमित रूप से ये दवाई लेना चाहिए और एक सामान्य जीवन जो है वो व्यतीत करना चाहिए। हमने इलाज की बात की डॉक्टर साहब, लेकिन इलाज की बात तब आती है जब हमें पता चले कि वो बीमारी या वो संक्रमण हम में है। और जब हम HIV की बात करते हैं तो समाज में एक तरह से कलंक के रूप में देखा जाता है, इसको ऐसी भावना है और समाज में लोग इसको एक हीन भावना से देखते हैं। और हो सकता है कि उसकी वजह से कई लोग सामने ना आते हों अपना इलाज कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए विशेषकर। तो
आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे समाज को इस बारे में बिहेव करना चाहिए, कैसे लोगों को इसको टैकल करना चाहिए कि लोग जिनको भी थोड़ी भी आशंका हो वो टेस्ट कराए अपनी और इलाज करे, और इसमें कोई कलंक वाली बात नहीं है। इस बात को, इस भावना को आप कैसे टैकल कर रहे हैं? जी देखिए, इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट है कि हमारे मेडिकल साइंस में भी यही बात बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। और इसमें जो HIV संक्रमण का पता अधिकांश केस में हमको तब पता चलता है जब एक्सीडेंटली हम सामान्य रूप से स्क्रीनिंग करते हैं। और ये स्क्रीनिंग कब करते हैं? जैसे किसी प्रकार का किसी का कोई भी ऑपरेशन हो, उसके लिए चिकित्सक जो है अनिवार्य रूप से HIV का टेस्ट करते हैं। तो उस समय हमको पता चलता है कि इस पेशेंट को HIV से 40% लगभग 100 में से 40 मरीज का पता तो तब पता चलता है जब उनका कोई किसी प्रकार का छोटा या बड़ा ऑपरेशन होने वाला रहता है। तो वैसे ही व्यक्ति अनअवेयर रहता है, क्योंकि उसको मैंने जैसे पहले बताया कि HIV के कारण से उसके शरीर में कोई अलग से लक्षण जो रहते हैं वो पैदा नहीं होते हैं। अब जो दूसरी बात है कि HRG ग्रुप मतलब हाई रिस्क ग्रुप, ऐसे व्यक्ति जिनका ऐसा है कि ऐसी कुछ घटनाओं से वो घटित हुआ हो जो कि HIV होने की संभावना, जिनमें से कुछ ग्रुप ऐसे रहते हैं जिसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, खरीदा हुआ ब्लड चढ़ गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी यदि कहीं पर ऐसा लगता है कि हाँ संक्रमित इंजेक्शन का उपयोग हुआ, या फिर कई बार हम लोग बार के पास में जाते हैं, नौवा के पास में जाते हैं, यदि वो संक्रमित व्यक्ति का जो है यदि उसने अपने उस तरह को यदि अच्छे से स्टरलाइज नहीं किया, तो यदि संक्रमित व्यक्ति का संक्रमण वो सामान्य व्यक्ति में फैला सकता है। तो केवल और केवल सेक्सुअल ट्रांसमिशन एक मोड नहीं है, जिसको हमको समझने की ज़रूरत होगी। HIV ऐसे बहुत सारी चीज़ों में, यदि हम दाढ़ी बनवाते हैं, यदि नाई की दुकान में बाल कटवाते हैं, उन लोग उस तरह का उपयोग करते हैं, वैसी स्थिति में भी हो सकता है। यदि इंजेक्शन लग रहा है, यदि और असुरक्षित यदि इंजेक्शन स्टरलाइज करके लगाया जा रहा है, जो कि आजकल पूरी तरह से बैन है, क्योंकि आजकल डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग इसी डर के कारण से गवर्नमेंट ने इसेंशियल किया है। पहले क्या रहते थे, कांच के जो सिरिंज रहते थे उसी को उबाला जाता था। अब वो सिरिंज का उपयोग केवल HIV संक्रमण को रोकने के लिए ये उठाया जाने वाला कदम है। नशा का जो उपयोग करते हैं, शेयरिंग वाले करते हैं, तो इसमें जो टेस्ट जो होता है वह सामान्य टेस्ट होता है, जो थोड़ी सी मात्रा लगभग 0.1 ml की मात्रा हल्का सा एक बार प्रिक करते हैं, ब्लड से जो किट टेस्ट रहता है उससे टेस्ट कर लेते हैं, सेकंडों में आंसर मिल जाता है। और यदि पता चल जाता है कि हाँ ठीक है इसमें पॉजिटिव आ रहा है, उसको ICTC सेंटर है जी इसके लिए, जो कि अपने जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में उपलब्ध है। यहाँ पर आकर के हम उस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि वाकई में उसका टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है। कई फैक्टर ऐसे होते हैं उसके कारण से भी व्यक्ति को HIV का संक्रमण नहीं है, तो भी दूसरे किट में यदि वो सही ढंग से मेंटेन नहीं हुआ, टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है, तो भी पॉजिटिव आ सकता है। तो उसको कंफर्म करने का जो टेस्ट रहता है नाको के द्वारा, नेशनल एड्स एजेंसी होती है नेशनल स्तर पर, उनके द्वारा दिए गए मापदंडों के अनुरूप में यहाँ पर टेस्ट होता है। यदि उसमें से प्रूफ होता है कि हाँ उसको HIV का संक्रमण है, तो जाकर के फिर उसका ART के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। तो टेस्ट बहुत ही आसान है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि खून या खून के अवयव उसके शरीर के संपर्क में आए हुए हैं, तो उसे अवश्य ये टेस्ट करा लेना चाहिए जी। अब जो व्यक्ति जिसका टेस्ट चल रहा हो, जिसका इलाज चल रहा हो कहा जाए, जो पॉजिटिव पाया गया है, उसकी गोपनीयता को लेकर विशेषकर से किस तरह का ये बनाया जाता है? क्या कुछ प्रोसीजर है आपके यहाँ? जी हाँ, इसके बारे में मैं विशेष रूप से प्रकाश डालना चाहूँगा कि 2017 में एड्स नियंत्रण का और एड्स मरीजों की गोपनीयता को रखने के लिए एक अधिसूचना जारी हुई थी भारत सरकार के द्वारा, और कहते 2019 में छत्तीसगढ़ ने भी इसको अंगीकार किया हुआ है। इसके अंतर्गत जो एड्स मरीज के जांच की रिपोर्ट किसी प्रकार की किसी भी कंडीशन में सार्वजनिक नहीं किया जा सकती है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी के HIV होने की पुष्टि करता है या उसकी पोजीशन को दूसरे को बताता है, तो निश्चित रूप से वो गैर कानूनी कर रहा है। उसमें कानूनी धाराओं के अनुसार से उसको जेल की सज़ा या जुर्माना या दोनों चीज़ हो सकती है। ये जो अधिसूचना जो जारी हुई थी 2017 के तहत में एड्स
प्रिवेंशन एक्ट के रूप में ये जारी हुई थी, जिसमें से जो टेस्ट का रिपोर्ट यदि पॉजिटिव भी आ जा रहा है तो उसको किसी को भी कम्युनिकेट नहीं करना है, किसी को भी बताना नहीं है। तो ये कानूनी रूप से पूरी तरह से वैध है कि मरीज की गोपनीयता की रक्षा करना है, और यदि कोई इसकी गोपनीयता को उल्लंघन करता है, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी, चाहे वो चिकित्सक ही क्यों ना हो, एक तरीके से गैर कानूनी कार्य करेगा और उसकी सजा नियत है। तो मरीजों को या आने वाले व्यक्ति को जिसको थोड़ा भी संदेह है कि यदि इसको हो सकता है, तो उसको निसंकोच रूप से जांच करानी चाहिए और उसकी गोपनीयता 100% पूरी तरह से संभाल करके रखी जाएगी। ये एड्स की जो कानून है ये उस चीज़ के लिए रक्षा करता है। जी डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारी बातें की इसके बचाव से संबंधित, इसकी कैसे ये फैल सकता है और क्या कुछ कानून भारत सरकार ने बनाए हैं। अपने ज़िले की बात करें तो यहाँ क्या स्थिति है एड्स की, और पिछले 2-4 सालों में अगर देखें तो क्या एड्स के मरीज़ घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि भारत सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक हमको एड्स से मुक्त होना है, भारत को मुक्त करना है, तो क्या हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी एड्स से मुक्त करने वाले लक्ष्य की तरफ में यदि हम बोले कि एड्स का संक्रमण खत्म हो सकेगा तो ये कह पाना तो थोड़ा सा कठिन जाएगा, क्योंकि अभी इसको खत्म करने के लिए मेडिसिन नहीं है, नियंत्रण करने के लिए मेडिसिन है। अभी पुराने सालों का डेटा का हम यदि एनालिसिस करें तो लगभग हर साल हमको जो केसेस में वृद्धि नज़र आ रही है। अभी जब हमने वृद्धि का कारण का एनालिसिस किया था तो ऐसे बहुत सारे केस की हिस्ट्री लेने में पाया गया कि जो नशा जो करते हैं युवा वर्ग, कुछ व्यक्ति लोग टाटू जो उपयोग करते हैं, कुछ केसेस ऐसे भी आए जो पहले नहीं मिलते थे। तो इस तरह के जो केसेस जो बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अंबिकापुर शहर में, सरगुजा के अंबिकापुर शहर की मैं बात करूँ तो अभी तक 383 केसेस हैं, 600 से कहीं ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है अंबिकापुर में HIV से पीड़ित व्यक्ति का अभी हो चुका है। और कहते हैं विगत 6 महीना में सरगुजा संभाग का, चूँकि यहाँ पर सरगुजा संभाग की मैं चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा सेंटर जो है वो यहीं पर रहता है। ERT की जो दवाइयाँ हैं वो पहला स्टार्ट यहीं से होता है क्योंकि सारी जाँच की सुविधा यहाँ से है। तो वो भी 200 से ज़्यादा की संख्या अभी 6 महीना में रजिस्टर्ड हुए हैं। तो ये समस्या वाकई में बढ़ रही है और दुख की बात यह है कि इस बीमारी से जो ग्रसित है वो अधिकांशतः युवा वर्ग है जी, जो कि एक प्रोडक्टिव लाइफ रहता है। उनका ग्रसित होना कहीं ना कहीं जन जागरूकता की कमी को उजागर करता है। तो इसके बारे में मेरा आज के दिन पर यही करना है कि लोग जब जागरूक रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंशन की तरफ में चलें, आवश्यकता पड़ने पर सगे संबंधी या जानकार लोगों का ही ब्लड लें, खरीदा ब्लड ना उपयोग करें, जो संक्रमित सुई वगैरह है इसका उपयोग ना ही करें और जागरूकता से ही इस बीमारी का बचाव है। जी, आपने बताया कि HIV संक्रमित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन जो एड्स के रूप में जो परिवर्तित हो जाता है उसके लिए थोड़ी सी समस्या होती है। तो जो व्यक्ति एड्स से ग्रसित है वो अपनी लाइफस्टाइल कैसे, अपनी जीवन शैली कैसे बनाए, कैसे रहे, क्या कुछ सावधानियां बरते ताकि वो भी आराम से जी सके, अच्छे से जी सके? देखिए, एड्स बोलने का जैसे मैंने बताया आपको, HIV से तो मान सकते हैं आपका 99.99% ही व्यक्ति प्रभावित होगा। 0.001% मरीज ही एड्स से ग्रसित होता है। एड्स का बोलने का मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारी हो गई जो कि अब लाइलाज की कंडीशन में चली जाती है और इसमें फैटेलिटी रेट जो है मोर देन 50% है जी। तो HIV का संक्रमण ये नहीं बताता है कि आपको एड्स है या एड्स हो सकता है। तो एड्स जब हो जाता है तो अपने आप में एक जानलेवा रहती है। ऐसी स्थिति में यदि किसी का इम्यूनिटी यदि बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, उसको सामान्य रूप से वो सामान्य इन्फेक्शन से भी वो इन्फेक्ट होने के चांस रहता है, जो कि सामान्य रूप से अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म अपन बोलते हैं कि जिनसे हमारा लूज मोशन नहीं होगा, लेकिन HIV पेशेंट में यदि रहा तो उसको हो सकता है। तो यदि कभी किसी को एड्स जैसे घातक बीमारी का पता चला हुआ है तो उसको सार्वजनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन को मेंटेन करना होगा।
इसमें एड्स में टीबी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। समय हर 6 महीना में उसको एक्सरे कराने की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा भी सिम्टम्स यदि है तो संबंधित चिकित्सक से कोई बताना जरूरी होगा। यदि निमोनिया यदि होता है तो एड्स वाले मरीज में निमोनिया जो रहता है वो अलग तरीके का रहता है, उसकी दवाइयाँ अलग होती है, तो निश्चित रूप से उसको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत होती है। परंतु एड्स जो है वाकई में बहुत कम होता है। ये कहने के लिए बात रहता है कि कोई एड्स है। यदि कोई व्यक्ति कहा जाए कि HIV से संक्रमित है तो वाकई में 99.9% हमारे HIV से संक्रमित रहते हैं। जानकारी के अभाव में ही HIV पेशेंट को एड्स बोल दिया जाता है, जो कि गलत है। ये आम धारणा है समाज में कि HIV और एड्स लगभग उसको समान मान लिया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस जानकारी जो आपने दिया है इससे बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिली होगी। और यही नहीं, सिर्फ एड्स के बारे में और HIV के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उनको मिली होगी। अब हम इस कार्यक्रम, इस भेंट वार्ता, इस बातचीत के अंतिम पड़ाव पे हैं, तो आपसे समाज के लिए, लोगों के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, युवा वर्ग को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो समाज में गतिविधियाँ चल रही हैं, जो बीमारियाँ आ रही हैं, उसके प्रति जागरूक रहें। बीमारी यदि किसी कारणवश जाने अनजाने में यदि हो गई है, घबराए नहीं और साथ में ना पड़ें। किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से बचें कि एड्स का छुटकारा, एड्स से बचाव कोई किसी प्रकार की जड़ी बूटी है या कोई अन्य दवाइयाँ हैं जो कि प्राय क्लेम करती हैं। एड्स HIV से बचाव का केवल एक तरीका है कि आप पहले तो बचें, पहला। दूसरी बात है कि होने के बाद में ART का सेवन करें और नियमित रूप से अपना जांच कराते रहें। ये 3 चीज़ यदि रहेगी तो HIV एक सामान्य रूप से संक्रमण रहेगा और इसका जो दूषित या दुष्प्रभाव जो है हमारे समाज में नहीं पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आज आपने HIV और एड्स से संबंधित बहुत ही विस्तार से जानकारियाँ दी और निश्चित रूप से हमारे श्रोता, हमारे जो दर्शक हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। आज आप अपने व्यस्तम दिनचर्या में से हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातें की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।